जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इस चैप्टर के थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं सभी को आज कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है। अगर पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली लाइव क्विज कराए जाते हैं, जिसको देख करके आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। कुछ पदार्थों में कुछ इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु से अलग होकर पदार्थ के भीतर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके कि कुछ इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणुओं में एक कक्षीय गति में गति करते रहते हैं। और इसी प्रकार अगर हम समझे ध्यान से तो अगर कोई चालक है तो उसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हमें क्या होता है? धारा का प्रवाह हो पाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, कुछ पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षीय गति से निकल करके, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है वो एक गति कर रहे हैं कक्षीय गति में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर ये अपने कक्षीय से हटकर दूर हट जाते हैं, दूर हट करके यहाँ से मान लीजिए ये गति करने लगते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे गति करने लग रहा है इस गति में, तो क्या होता है, यही जो अपनी कक्षा से हट करके गति करने लगता है, तो इसी गति को क्या कहते हैं? अनियमित गति भी कहते हैं। तो ये जो अलग इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन गैसों की, अणुओं की तथा यादृच्छिकता गति कहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी कोई गति निश्चित नहीं होती है, वो अपनी यादृच्छा यानी कि अपनी इच्छा से गति करते हैं, चाहे वो गति कैसी भी हो सकती है। इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी यादृच्छा यानी कि अपनी इच्छा से गति करते हैं, तो इसलिए उन्हें किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? तो उन्हें इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। किसी पदार्थ में विद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं। किसी भी पदार्थ में विद्युत के चालन के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी डायग्राम के माध्यम से, कि अगर कोई चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तभी विद्युत धारा भी प्रवाह होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? धारा का प्रवाह हो पाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे चालन इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। धातु जो होते हैं आपके, यानी कि लोहा, निकिल, कॉपर, ये सब धातु में, या फिर सोडियम को ले लीजिए ना, तो ये सब आपके जो धातु, जितनी भी धातुएं हैं, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होती है। अर्थात लगभग 10⁻22 से 10⁻23 प्रति घन सेमी होती है। क्वेश्चन इससे बनेगा आपका कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो वो 10⁻22 से 10⁻23 तक घन सेंटीमीटर में होती है। इसके बाद है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण रहता है। जो मुक्त आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मान लीजिए आपके जो इलेक्ट्रॉन, इसमें बताया था अभी मैंने कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका नियंत्रण क्या होता है? तो वो नाभिक का होता है, यानी केंद्र का होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण नहीं रहता, परंतु फिर भी ये पदार्थ की परिसीमा के भीतर ही गति करते हैं। जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर नाभिक का तो नियंत्रण नहीं रहता है, नाभिक का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, ये आपके फ्री होते हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार ही गति करते हैं, घूमते हैं। पर ये जो गति करते हैं ना, वो पदार्थ की परिसीमा के भीतर ही गति करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही होता है आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक से बद्ध होकर उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था कि ये आपका कोई कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहे हैं, तो ठीक है, इस पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि इस अपने कक्षे को छोड़ करके दूर हट जाते हैं और उनकी गति जो होती है यादृच्छिकता हो जाती है, यानी अपनी इच्छा अनुसार हो जाती है। तो इसको तो हमने बताया था कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। पर जो इलेक्ट्रॉन इसमें बद्ध है ना, ये आपके क्या हो गए? बद्ध इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए आप? तो इसे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का अत्यधिक नियंत्रण रहता है। जो आपके बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पर नाभिक का पूरा
नियंत्रण होता है, अर्थात अत्यधिक नियंत्रण रहता है। आगे है आपका फर्मी ऊर्जा यानी कि फर्मी एनर्जी। किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी 0 केल्विन पर जितनी अधिकतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा रखते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्मी ऊर्जा, यानी कि इसे EF से डिनोट करते हैं। क्या से? EF से। दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप थ्योरी को पढ़िएगा, क्योंकि हम जब आपको ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कराते हैं ना, तो ये आपका का एक प्रकार से रिवीजन ही होता है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की 5 कुल विधियां हैं। इनमें से पहली विधि है तापायनिक उत्सर्जन यानी कि थर्मोओनेइक इमर्शन। दूसरा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा आपका है क्षेत्र उत्सर्जन यानी कि फील्ड इमिशन। चौथा आपका है द्वितीयक उत्सर्जन यानी सेकेंडरी इमिशन। पांचवा आपका है स्वतः बीटा उत्सर्जन यानी बीटा इमिशन। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले तापायनिक उत्सर्जन क्या है, यानी थर्मोनिक इमिशन। ताप के प्रभाव से किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। अगर ताप के प्रभाव से किसी धात्विक पृष्ठ से, मान लीजिए कोई आपका धातु का एक पृष्ठ है, एक सतह है, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो ये आपका क्या होगा? हीट होगा, गर्म होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होने लगेंगे, तो ये ताप के कारण हो रही है। ये जो हो रही है क्रिया, ये ताप के कारण हो रही है, सूर्य के ताप के कारण। तो ये क्या हो गया? ये ताप के कारण हो रहा है उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों का, तो ये तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तापायन कहलाते हैं। तापायनों के कारण किसी परिपथ में बहने वाली धारा तापायनिक धारा कहलाती है। इस जो तापायन के कारण किसी परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो धारा बहेगी, तो ये तापायनिक धारा भी कहलाती है। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु का गलनांक जो होता है, ऊंचा व कार्यफलन कम होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। तापानिक ऊर्जा की इसकी आविष्कारकर्ता का नाम एडिसन प्रभाव कहते हैं। तापानिक उत्सर्जन को इसके आविष्कारकर्ता के नाम पर रखा गया है, यानी एडिसन प्रभाव इसको कहा जाता है। और तापानिक ऊर्जा का जो आविष्कार किए थे वो एडिसन नाम के व्यक्ति ने किया था, इसलिए इनके नाम पर ही इसको एडिसन इफेक्ट यानी एडिसन प्रभाव कहते हैं। इसके बाद तंतु से उत्सर्जित तापानिक धारा यानी कि जिसे कि रिचर्डसन समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है, इसका पालन करता है। परंतु तंतु के प्रति एकांक क्षेत्र से उत्पन्न संतृप्त धारा ज्ञात करना होगा आपको, तो आपको ये फार्मूला यूज करना होगा, I=8² e⁻⁻b/t। अब यहाँ पे क्या 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 है देख लेते हैं। जहाँ पर ए व बी प्रयुक्त तंतु के लिए नियतांक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर जो आपका ए और बी है ना, यानी कि ए और ये -b जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और टी जो है वो आपका परम ताप है, टी यानी टेम्परेचर है। इस समीकरण के अनुसार ताप टी जो है, यानी ताप को, टेम्परेचर को बढ़ाने पर संतृप्त धारा यानी कि आई बढ़ता नीचे चित्र में प्रदर्शित किया है। आइए हम फिगर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए ये आपका फिगर हो गया, यानी हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते हैं तो धारा का जो मान है वो ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तापानिक उत्सर्जन के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। तापानिक उत्सर्जन के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका गलनांक ऊंचा होता है। दोस्तों इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है वो कितना होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन धातु जो है इसका गलनांक 3655 केल्विन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3655 केल्विन होता है किसका? टंगस्टन धातु का गलनांक। इसका कार्यफलन कितना होता है? कार्यफलन जो है वो 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईबी। कितना? 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कार्यफलन का मान कम करने के लिए इसमें कार्बन व थोरियम मिलाकर थोरिया युक्त टंगस्टन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार कार्यफलन घटकर 2.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाता है तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 1700 केल्विन से 1900 केल्विन के बीच होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आपका पढ़ेंगे गेट के बारे में, यानी एंड और नॉट जितने भी गेट होते हैं उसका सिंबल और उसके प्रतीक और उसका जो समीकरण होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपको 1 से 2 जो उसके फिगर यानी कि डायग्राम या फिर उसके समीकरण आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके इस वीडियो से 10 से 20 नंबर 100% बनेंगे, इसकी मैं फुल वारंटी गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखिएगा। डायोड वाल्व क्या है? डायोड वाल्व का आविष्कार जो है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो इसको गहराई से समझिए। जो डायोड वाल्व है इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने किया था। 2 इलेक्ट्रोडों वाली वह युक्ति जो किसी विद्युत धारा परिपथ में धारा के एक दिशी प्रवाह के लिए उत्तरदायी है, डायोड वाल्व कहलाती है। डायोड वाल्व समझते हैं आप हैं? देखिए, डायोड वाल्व एक ऐसा आपका वाल्व होता है, इसका कार्य क्या होता है? मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है, बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए आपका सर्किट है, यहाँ पे मान लीजिए हमने बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बल्ब लगा दिया है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है? बैटरी लगा दिया है। क्या लगा दिया है भैया? बैटरी लगा दिया है। बहुत ही ध्यान समझिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में भी आएगा। ये हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया है, लगा दिया है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब हम इस बल्ब को जलाएंगे, मान लीजिए बल्ब आपका जल रहा है, ठीक है, और इस बैटरी को हम मान लीजिए चार्जेबल बैटरी है, इसको हम चार्ज भी लगातार करते रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बैटरी का प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। दोस्तों बहुत ही ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका प्लस सिरा है, ये आपका माइनस सिरा है। इसमें आपने बैटरी को चार्ज लगा दिया, आपने एक चार्जर लगाया, एक आपका यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे आपने चार्जर को खोसा और यहाँ पे इसको चार्ज लगाया। तो देखिए चार्जर के भी 2 वायर होंगे, एक ये, यानी एक प्लस एक माइनस। तो जब इसमें आप इसको जोड़ देंगे, मान लीजिए आपका चार्ज होने लगा, ये आपका चार्ज होने लगा, करीब 1-2 घंटे बाद चार्ज हुआ और क्या हुआ, बीच में आपकी जो बिजली है वो चली गई। क्या हुआ? आपकी बिजली जो है वो चली गई, बिजली जो है वो चली गई। तो होगा क्या कि आपका जितना भी चार्ज होगा ना वो बैटरी से, क्योंकि ये प्लस माइनस हमने आपस में जोड़ रखा है, तो होगा क्या कि आपका जो ये रिवर्स में जो धारा का मान होगा वो रिवर्स में आपके चार्जर के द्वारा वापस चला जाएगा। क्या होगा? वापस चला जाएगा। तो इसी से बचने के लिए हम करते क्या हैं, क्या करते हैं कि ये जो आपका वायर होता है जिसमें हम चार्ज लगाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डायोड वाल्व का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डायोड वाल्व का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, जो आपका डायोड वाल्व होता है इसमें होता क्या है कि इसमें हम अगर यहाँ से धारा दे रहे हैं, यहाँ से अगर हम धारा दे रहे हैं, यहाँ से हम धारा दे रहे हैं, तो धारा यहाँ से जाएगा तो ज़रूर, यहाँ से धारा जाएगा, धारा यहाँ से जाएगा और इधर में प्राप्त भी होगा, यहाँ पे हमने प्राप्त भी होगा। पर जब धारा जो है वो बहना बंद हो जाएगा, यानी कि जब आपकी बिजली कट जाती है तो ये धारा रिवर्स में वापस यहाँ पे नहीं जा पाएगा। क्या होगा? रिवर्स में वापस नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए हम डायोड वाल्व का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसमें 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड या तंतु, एनोड या प्लेट कांच के निर्वातित बल्ब में लगे होते हैं। तो आई थिंक आपको ये डायोड वाल्व बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों जो आपका डायोड होता है ना, इसका उपयोग दृष्टकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। दृष्टकारी क्या होता है यानी रेक्टिफायर क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलना ही दृष्टकरण कहलाता है। यानी अगर आपके घरों में जो बिजली आती है, क्या आती है? एसी आती है, यानी अल्टरनेटिव करंट के रूप में आती है। तो उस धारा को आप डीसी में, यानी अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसको डीसी के रूप में स्टोर करते हैं। तो एसी धारा को डीसी में बदलता कौन है? आपके घर में जो इन्वर्टर वगैरह लगा होता है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। तो ये क्या करता है, ये एसी के प्राप्त धारा को डीसी में बदल के आपके बैटरी में स्टोर करता है। तो जो आपका दृष्टिकारी होता है, इसका कार्य यही होता है, डीसी को एसी को डीसी में बदल कर उसके डीसी मान को संग्रहित करता है तथा इस कार्य के लिए प्रयुक्त यंत्र दृष्टकारी कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सब आपने अपनी पिछली कक्षा में यानी इंटरमीडिएट में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, पर यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा की केवल आधी तरंग को ही दृष्ट धारा में बदलता है। इससे रुक रुक कर धारा प्राप्त होती है, ठीक है। अर्ध तरंग दृष्टकारी जो होता है यानी हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, इससे जो प्रत्यावर्ती धारा डीसी में चेंज होती है ना, वो आधे तरंग को ही दृष्ट धारा में बदल सकता है, जो आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी होता है।
दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में समझिए, देखिए ये आपका अल्टरनेटिव करंट हो गया। ये जो है ये आपका एक अल्टरनेटिव करंट हो गया। अल्टरनेटिव करंट ऐसे ही होता है ना, तो ये आपका अल्टरनेटिव करंट हो गया। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो धारा का मान कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इसी प्रकार धारा का मान आगे बढ़ रहा है। पर ये जब दृष्टिकरण होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के द्वारा, तो ये कुछ इस प्रकार से डीसी के रूप में स्टोर होता है, यानी डीसी प्राप्त होता है। तो ये केवल अर्ध तरंग को दृष्टिकरण कर पाता है, यानी कि जब आपका अल्टरनेटिव करंट है तो केवल ये हो गया आपका। पर जो ये नीचे वाला भाग है ना, ये जो होता है ये दृष्टिकरण नहीं हो पाता है। क्या होता है? नहीं हो पाता है। तो इसी को कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। क्या देखेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर, तो यह प्रतिवर्ती धारा पूरी तरंग को दिशा दिष्ट धारा में बदल देता है। इसमें 2 डायोड लगे होते हैं। कौन-कौन से लगे होते हैं आइए देख लीजिए हम। देखिए इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार बनता है, जैसा कि अल्टरनेटिव करंट आपका है तो पहले तो ये था, पर जो बाद में आपकी धारा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। यानी कि बाद में जब आपकी धारा होगी ना वो इस प्रकार से होगी। यानी ये पूरे तरंग को ही दृष्टिकरण कर देता है। दृष्टिकरण के निर्गत में दृष्ट धारा व प्रतिवर्ती धारा का मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत वोल्टेज में काफ़ी उच्चावन यानी फ्लक्चुएशंस होते हैं। एसी धारा व डीसी धारा के अनुपात को ऊर्मिका गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी व डीसी धारा के निर्गत वोल्टेज जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? ऊर्मिका गुणांक कहलाता है, यानी कि रिपल फैक्टर भी इसे कहा जाता है। इसे आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से इसे डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, आर इक्वल टू आई ए सी बाई आई डी सी, यानी धारा का एसी मान बाई धारा का डीसी मान। और तरंग दृष्टिकारी के लिए आर इक्वल टू 1.21 तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए आर इक्वल टू 0.48 होता है। और ये वैल्यू जो है वो वैल्यू निश्चित होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए निर्गत परिपथ में शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए दृष्टिकारी से निर्गत धारा को श्रेणी प्रेरकत्व व समांतर संधारित्र से गुजारा जाता है। इसे फिल्टर परिपथ कहते हैं। देखिए वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसको केवल पढ़ के छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट जो आपका है मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता यानी इफिशियंसी जो होती है वो 40.6% होती है, तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता यानी कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसकी जो अधिकतम इफिशियंसी होती है वो 81.2% होती है। ये आपका 100% पूछा जाएगा एग्जाम में। ये जो है आपका ये एग्जाम में 100% पूछे जाने के इसके चांसेस बनते हैं, ये दोनों ही। दोस्तों हमने डायोड वाल्व को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार अमेरिका के ही वैज्ञानिक लीडे फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था। ट्रायोड वाल्व में कैथोड व प्लेट के बीच एक तीसरा जालीनुमा इलेक्ट्रोड, जिसे कि ग्रिड कहते हैं, लगा होता है। 3 इलेक्ट्रोडों के कारण इसे ट्रायोड या त्रिध्रुवी वाल्व कहते हैं। दोस्तों डायोड वाल्व में केवल 2 डायोड होते हैं, पर यहाँ पे जो आपका ट्रायोड वाल्व होता है ना इसमें 3 होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे जालीनुमा इलेक्ट्रोड जिसे ग्रिड कहते हैं। और 3 लगने की वजह से क्या कहते हैं? इसे ट्रायोड या फिर त्रिध्रुव वाल्व कहा जाता है। ठीक है, ट्रायोड वाल्व में प्लेट धारा को प्लेट विभव व ग्रिड विभव दोनों से नियंत्रित किया जा सकता है। ट्रायोड वाल्व लगाने का एक मेन फ़ायदा यही होता है कि ट्रायोड वाल्व में प्लेट जो धारा होती है उसे प्लेट विभव व ग्रिड विभव दोनों से नियंत्रित किया जा सकता है। चालक, अर्धचालक तथा अचालक के बारे में, यानी कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में। दोस्तों सामान्यतः कोई भी ठोस पदार्थ हो तो उनको हम 2 वर्गों में रख सकते हैं। कौन कौन से? पहला आपका चालक यानी कि कंडक्टर, और दूसरा अचालक यानी कि इंसुलेटर। चालक जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चालक यानी कंडक्टर्स। तो चालक वह पदार्थ यानी कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिनमें कि धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से हो रहा है या फिर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जा रहा है, वो चालक पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए। ठीक है, तो इस सब में धारा का प्रवाह बहुत ही सुगमता से आसानी से होता है, तो ये सब आपके चालक हैं। वहीं आपका लकड़ी, लकड़ी में कभी धारा का प्रवाह हो पाएगा? नहीं। लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब आपके
अचालक पदार्थ होंगे। ठीक है, तो चालक अचालक आप जानते भी होंगे। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब अधिक होने से चालकता अधिक होती है। जो चालक होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसी के कारण करंट फ्लो होता है। करंट जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही फ्लो होता है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही करंट फ्लो होता है। तो चालकों में यानी जो चालक होते हैं उनमें करंट जो फ्लो होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मान होता है वो लगभग में 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब के बराबर होता है। और इससे अधिक होने के कारण ही चालकता भी इसमें होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कम होती है, तो ये चालक जो होते हैं वो कम चालक होते हैं या फिर अचालक के रूप में भी बिहेव करने लगते। इसके विपरीत अचालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो नगण्य यानी कि बहुत कम, नगण्य यानी कि बहुत कम होने के कारण इसकी चालकता जो होती है वो शून्य होती है। यानी ये चालक के प्रकार व्यवहार नहीं करते हैं, ये अचालक होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के मध्य होती है, जिन्हें कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जो आपके अर्धचालक होते हैं इनमें क्या होता है गुण, जो अर्धचालक के गुण ये होते हैं कि इनमें जो ये चालक की तरह व्यवहार भी करते हैं और अचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं। यानी जो अचालक होते हैं इनमें चालक और अचालक दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक यानी कि आधे चालक होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्धचालक यानी कि आधे चालक। आधे चालक यानी कि इसमें करंट फ्लो भी होगा और कम होगा यानी कि नहीं भी होगा, तो ये अर्धचालक कहलाएंगे। अर्धचालक जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि चालक अचालक ये सब तो आप सभी जानते होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, पर जो आपके अर्धचालक होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है नैज अर्धचालक, यानी कि इन्हें कहा जाता है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या है? देखिए, नैज अर्धचालक जो है ये अर्धचालक पूर्णतः शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? ये जो होते हैं अर्धचालक ये पूर्णतः शुद्ध होते हैं, इनमें कोई भी अपद्रव्य नहीं मिला होता है। प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध जर्मेनियम जो है और इसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये क्या है? अर्धचालक हैं। आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा क्या कि आपको 4 ऑप्शन देंगे, जर्मेनियम दे देगा, सिलिकॉन दे देगा, एल्यूमिनियम दे देगा, आपको हो सकता है सोडियम भी दे दे, तो आपको दे देगा इसमें कि इसमें से कौन से जो हैं वो अर्धचालक हैं या फिर नहीं हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से हैं, तो ये सब आपके नैज अर्धचालक हैं। नैज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणात्मक तो होते ही हैं, जो कोटर होते हैं वो धनात्मक होते हैं, तो ये दोनों की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन और कोटर की, दोनों की बराबर होती है। दोस्तों, अर्धचालकों में दूसरा जो हमारा है वो है बाह्य अर्धचालक, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या है? तो नैज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता अत्यंत अल्प होती है, परंतु यह इनमें कुछ अपद्रव्य मिश्रित किया जाए तो प्राप्त क्रिस्टल की वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है? जो आपके बाह्य अर्धचालक होते हैं इनमें ऐसा गुण होता है, ये तो होते हैं अर्धचालक, ठीक है, पर अगर इसमें कुछ ऐसे अशुद्धियाँ मिला दी जाएँ तो क्या होता है कि ये चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो ऐसे अशुद्ध अचालकों को क्या करते हैं? बाह्य अथवा अपद्रव्य मिश्रित किए जाने वाले अथवा अपमिश्रित अर्धचालक, यानी कि इसमें अपद्रव्य मिश्रित किया जा रहा है तो इसीलिए अपमिश्रित अर्धचालक, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है सब कुछ। मिश्रित किए जाने वाले अपद्रव्यों के प्रकार के आधार पर बाह्य अर्धचालक को दो प्रकार के डिवाइड किया गया है। जो आपके बाह्य अर्धचालक होते हैं इनको चालक बनाने के लिए इसमें अपद्रव्य यानी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो ये जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं इसके आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, ये दोनों ही आपके 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहला आपका एन टाइप क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजक अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? पंच संयोजक अशुद्धि मिलाते हैं। दोस्तों, जो आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक या फिर सिलिकॉन जो है ये सब आपके क्या है? ये 5 संयोजकता रखते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉन का बाहरी कोश होता है इसमें 5 संयोजकता होती इनकी है। क्या होती है? 5 होती है, तो इसलिए इनको 5 संयोजक अशुद्धि कहा जाता है। तो जब जर्मेनियम और सिलिकॉन, आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाया जाता है किसमें? किसी भी अर्धचालक में,
तो क्या होता है, ये एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस प्रकार प्राप्त जो अशुद्ध क्रिस्टल होता है उसको एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। यानी कि जो आपका एन टाइप अर्धचालक होता है ना, इनमें 5 संयोजकता वाले अशुद्धि मिली होती है, जिनमें कि जर्मेनियम और आर्सेनिक आपकी इसकी अशुद्धि मिलाई जाती है। इसके द्वारा आपका जो क्रिस्टल बनता है उसको एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आपका है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, सेम इसी प्रकार इसमें 5 अशुद्धि मिलाते हैं, तो इसमें 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाते हैं। 3 संयोजकता वाले यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, इनका बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी संयोजकता जो होती है वो 3 होती है। तो जब हम पी टाइप अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले यानी 3 संयोजी तत्वों को मिलाते हैं या फिर पदार्थ को, उसके अणुओं को मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, वो पी टाइप अर्धचालक यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो एन टाइप और पी टाइप आप आई थिंक समझ गए होंगे। बस सिंपल समझना है। क्या समझना है? एन टाइप में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं और पी टाइप में 3 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। तो देखिए, 3 संयोजी मिलाते हैं तो पी टाइप और 5 संयोजी मिलाते हैं तो एन टाइप। ठीक है, इस प्रकार इसे आप याद कर सकते हैं। इससे बस यही क्वेश्चन बनता है और ज़्यादा इससे कुछ नहीं बनता है। पी एन संधि डायोड क्या है? पी एन संधि डायोड क्या है? पी एन जंक्शन डायोड। पी एन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है जो कि पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ने पर प्राप्त होती है। दोस्तों, जब पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप में जोड़ देंगे तो ये पी एन संधि डायोड ही कहेगा ना। पी ए हो गया और ये एन हो गया, पी एन संधि डायोड हो गया, कुछ नहीं इसमें। दोस्तों, इसमें आपके 2 जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला जो है पी एन संधि डायोड के उपयोग। पी एन संधि डायोड जो है इसका उपयोग क्या होता है? तो पी एन संधि डायोड का उपयोग स्विच के रूप में होता है। इसका यूज क्या होता है? स्विच के रूप में। दूसरा, दिष्टकारी के रूप में। ये तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था। इसके साथ साथ लेज़र किरणें उत्पन्न करने में और संधारित्र के रूप में भी पी एन संधि डायोड का यूज होता है। पी एन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? पी एन संधि डायोड का, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। क्या पूछा गया था? पी एन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपको एक फिगर तो ये दिया था, दूसरा दिया था क्या? ये दिया था, उल्टा दे दिया था। ठीक है, और एक तो ये दे दिया था, क्या दे दिया था? कुछ इस प्रकार दे दिया था। और इसके अलावा आपका एक ये भी दिया जाता है, ये रहेगा आपका, ये तो है ही, और इसके साथ यहाँ पे ये। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या है और या फिर ये क्या है, ये। ठीक है, तो ये भी आपको दिया गया था। तो जो आपका पी एन संधि डायोड का सिंबल है ना, वो ये है। क्या है? ये है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से निर्मित वह युक्ति जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त होती है ट्रांजिस्टर कहलाती है। एन व पी प्रकार के अर्धचालक, एन और पी प्रकार के अर्धचालक तो आपने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? एन टाइप अर्धचालक क्या हुआ? जिसमें 5 संयोजी तत्व मिला होता है। ठीक है, 5 संयोजी तत्व का अपद्रव्य मिला होता है, वो आपका एन टाइप हो गया। और पी टाइप प्रकार के अर्धचालक यानी कि जिसमें त्रिसंयोजी मिला हो, तो ये आपको हमेशा याद करना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि वो उसे हम ट्रायोड वाल्व, हमने पढ़ा था ना, तो ट्रायोड वाल्व की जगह पर हम एन और पी टाइप के अर्धचालकों को इस प्रकार समायोजित करके यूज कर सकें, तो उसके स्थान पर यूज कर सकें, तो ये क्या कहलाता है? आपका ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो कुल 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपके 4 से 8 मार्क्स 100% श्योर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्योर हो जाएंगे। इसलिए इसको जो मिस करेगा वो समझ लीजिए कि अपना 10 से 12 मार्क्स खुद ब खुद गवा रहा है। क्या कर रहा है? खुद ब खुद दे रहा है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसमें हम थोड़े भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। पहला आपका है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर फिगर में देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर फिगर में देखिए, ये आपका है पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे पी हो गया। तो हमको ये नहीं समझना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर हमको नहीं समझना है। ई क्या दर्शाता है? ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। क्या? ई। यहाँ पे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, तो
इसमें ई क्या है, तो ये आपका एमीटर है। क्या है? ई जो है इसको उत्सर्जक या फिर इंग्लिश में एमीटर कहा जाता है। बी क्या है, तो बी जो है ये आपका बेस है। दोस्तों ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 2022 वाले में, अरे सॉरी 2021 वाले में ये पूछा गया था। एमीटर पूछा गया था, बेस की तो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन एमीटर जो है ई क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपको दिया था फिगर, और इसमें ई क्या है, तो ई आपका एमीटर यानी उत्सर्जक है। पेपर में क्वेश्चन आपको दोनों ही बोथ लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखने को मिलेंगे। सी क्या है, तो सी आपका कलेक्टर है। क्या है? कलेक्टर है, यानी कि संग्राहक जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो एमीटर, बेस, कलेक्टर, उत्सर्जक, बेस और कलेक्टर। ठीक है, बेस तो आप जानते होंगे, बेस यानी कि किसी भी चीज़ का बेस, मेन उसका पार्ट बेस ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसमें से केवल ये याद करना है कि ई बी सी, पीएनपी में ई बी सी, आपका एनपीएन में भी सेम यही होगा, ई बी सी, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, आपको समझना क्या है, इसमें समझना है आपको ये आपका 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये आता है। कोई भी सेट देख लीजिए, अब तक का एग्जाम इतना हुआ है, कोई भी सेट देख लीजिए, ये आता ही आता है। दोस्तों ये आप सिंबल देख रहे हैं ना, क्या आपको ये सिंबल याद हो गया? क्या आपको ये सिंबल याद हो गया? आप कहेंगे सर याद हो गया, पर मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आप इसे बाद में 100% भूल जाएंगे। मान लीजिए अगर मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप बताइएगा, यहाँ पे मैंने ये बनाया, ये किया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे जोड़ के यहाँ पे निकाल दिए, ऐसे जोड़ के यहाँ पे निकाल दीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसको यहाँ पे एक एरो लगा दिए, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, ई बी लिख दिया, ठीक है। और अब तक बेस तो है ही, तो बताइए क्या ये और ये दोनों सही है? बताइए क्या ये और ये नीचे जो मैंने बनाया अभी, क्या दोनों के दोनों सही हैं? आप कहेंगे कि सर सही है। क्या है? सही है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज कर देता अगर, यानी जो यहाँ पे आपका ये एरो लगा है, अगर एरो आपका ऐसे लगा दिया तो क्या होगा, या फिर यहाँ पे एरो ऐसे न लगाने की जगह पर अगर एरो यहाँ पे ऐसे लगा दिया या फिर ऐसे लगा दिया, तो क्या करेंगे, फुल्ली कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे, कभी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, अगर आपका ये इसका सिंबल है, ठीक है, किसका सिंबल है, पीएनपी का, ये पीएनपी का जो सिंबल है, इसमें जो एमीटर है वो आता है, एमीटर जो है वो आता है, इसलिए इसका एरो जो है ऐसे लगा है। एमीटर जो है वो आ रहा है, एमीटर जो है इससे करंट आ रहा है, तो इसलिए इसका सिंबल ऐसे लगा है। चाहे वो उल्टा ही क्यों ना बना दे, यानी अगर वो ऐसे भी बना देता है तब भी, ये अगर ऐसे ही बना देता है, तो अगर आपका ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, तो इसमें भी आपका एमीटर जो है वो आएगा, ठीक है, इसमें भी एमीटर जो है वो आएगा। वहीं अगर आपका ये सिंबल कुछ इस प्रकार बन जाता है, ये हो गया, और ये आपका बेस, एमीटर, कलेक्टर बन गया। अगर आप यहाँ पे सिंबल ऐसे है तो क्या करेंगे, तो ये भी आपका यही सिंबल होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये आपको सिंबल याद होना चाहिए, कुल मिला जुला कर ये सिंबल आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार हम देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा जो हमारा है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या है, ये आपका एन हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका एन हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ई बी सी, एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है, एमीटर बेस कलेक्टर। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या है, इसमें जो आपका, इसमें तो अगर यहाँ पे सिंबल ये लग गया है, तो अगर यहाँ पे सिंबल ये लग गया तो क्या हो जाएगा, ये अगर सिंबल यहाँ पे ये वाला लग गया तो क्या करेंगे, फिर भी आप इसका करेक्ट आंसर एनपीएन ट्रांजिस्टर ही लगाएंगे। पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एमीटर जो है वो जा रहा है, इससे करंट जो है बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंबल जो है वो उल्टा लगा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। सेम उसी प्रकार है, बस यहाँ पे एरो जो है ये इस प्रकार लगा हुआ है। और अगर यहाँ पे सिंबल ना लगा करके, अगर सिंबल आपको कलेक्टर में लगा देता है, यानी सिंबल अगर यहाँ पे ऐसे लगा देता है, फिर भी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होगा। पर अगर आपको यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं लगाता और यहाँ पे सिंबल अंदर की तरफ लगा दिया है, या फिर यहाँ पे सिंबल बाहर की तरफ लगा दिया है, तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको इसका हर कुछ क्लियर हो जाएगा, और आपके 4 से 8 अंक एकदम कन्फर्म हो जाएंगे।
तो दोस्तों फाइनली हमने इस चैप्टर से जितने भी थ्योरिकल पोर्शन थे, जो भी थ्योरी से बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड ही आते हैं, थ्योरी से ही क्वेश्चन को बना करके आपको दिया जाता है। तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके फार्मूले जो होंगे वो आपको याद होंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लास में आप लोग बने रहिएगा क्योंकि क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज की क्लास का वो है, ट्रांजिस्टर मूल रूप में है एक क्या है? ट्रांजिस्टर जो है वो मूल रूप में क्या है? दोस्तों अगर आपने हमारी थ्योरी वाली 2 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देख लें। अगर आप उस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से स्वतः ही आ जाएंगे, क्योंकि मैंने थ्योरी में काफ़ी डिटेल में इस सब के बारे में बता रखा है। तो ट्रांजिस्टर मूल रूप से है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है ये आपका मूल रूप से क्या है? मूल रूप से एक धारा चलित साधन है, यानी धारा को चलाने का एक प्रकार से साधन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर को पहले उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में तथा फिर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वोल्टेज लाभ क्या होगा? आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में और उसके बाद उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक का विन्यास में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी देख रहे हैं वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये सब आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बता दिया था। इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अर्धचालकों के लिए यानी कि सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। जो अर्धचालक होते हैं यानी जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 100% बनता है एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कैसे? निम्न में एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या है? या फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ट्रांजिस्टर है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। दोस्तों क्योंकि मैंने आपको ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ था, ताकि आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन न रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बताया था इसके बारे में बहुत ही डिटेल में कि अगर यहाँ पे जो आपका एरो लगा हुआ है, यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं ना, अगर ये एरो एमीटर से बाहर निकलता हुआ एरो अगर है तो वो क्या होगा? वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। वहीं एरो जो होगा वो अंदर की ओर होता तो क्या होता वो हो जाता आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, आप थ्योरी वाली वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संधि डायोड में विसरण धारा की दिशा होती है। संधि डायोड में विसरण धारा की दिशा किधर होती है? तो संधि डायोड में विसरण धारा की जो दिशा होती है वो होती है आपकी पी क्षेत्र से एन की तरफ। किस तरफ? पी क्षेत्र से एन की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ठोसों पदार्थों में कोटर आवेश वाहक होता है? इनमें से कौन से आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे ठोस हैं जो कि जिनमें कि कोटर यानी होल्स जिसे कहा जाता है वे आवेश वाहक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है नैज अर्धचालक, बी दिया हुआ है आयनित ठोस, सी दिया हुआ है पी टाइप अर्धचालक और आपका डी दिया हुआ है एन टाइप अर्धचालक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी टाइप अर्धचालक यानी कि पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य परमाणु कौन सा है? जब आप पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें शुद्ध सिलिकॉन में कौन सा ऐसा अपद्रव्य मिलाया जाता है जिससे कि आपका पी टाइप अर्धचालक जो है वो बनता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके फास्फोरस, बोरान, एंटीमनी और एल्यूमिनियम दिया हुआ है।
तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही हो सकता है। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे हो सकता है बोरान की जगह पर और कोई भी देखने को मिल जाए, पर यहाँ पे हमारे दोनों ही जो है वो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन मिलाए जाने पर ये एक अपद्रव्य के रूप में शामिल होंगे। तो अपद्रव्य होंगे ये पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी यानी कि यहाँ पे आप याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि एल्यूमिनियम भी होता है और इसके साथ बोरान भी होता है, ताकि आपको ऑप्शन में अगर एल्यूमिनियम दे तब भी आप करेक्ट कर लें और बोरान दे फिर भी आप करेक्ट कर लें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अग्र व पश्च प्रतिरोधों का अनुपात कितना होता है? ये क्वेश्चन जो है आपके पिछली ईयर के क्वेश्चन पेपर में बना हुआ था कि पश्च और अग्र अभिनय जो होता है पीएन संधि डायोड में उसके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? तो वो आपका 10⁻⁴ संबंधी 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। जब अर्धचालक की चालकता सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण तब अर्धचालक क्या कहलाता है? जब अर्धचालक की चालकता सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण होती है या फिर है तो तब अर्धचालक जो है वो क्या कहलाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैज अर्धचालक। दोस्तों नैज अर्धचालक किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी पढ़ाते समय, तो आप इसको देख लीजिएगा। नैज अर्धचालक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्क्रम अभिनत यानी कि पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र के मध्य में कौन सा इसमें होता है, क्या होता है? तो विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव अधिकतम होता है या फिर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है? उत्क्रम अभिनत पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र के मध्य सबसे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है तापायनिक उत्सर्जन में एम्पियर प्रति वर्ग सेमी में इलेक्ट्रॉन धारा आई तथा कार्यफलन बी के उत्सर्जक पदार्थ के परम ताप यानी कि टी के बीच संबंध क्या होता है? दोस्तों ये आपका केवल फार्मूला ही है, आपको फार्मूला ही इसमें पूछ लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि I = AT² e⁻⁻b/t। इस फार्मूले को मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय, तो अगर आपको ये फार्मूला किसी को भी याद होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर दे देंगे। तो अपना करेक्ट आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रायोड वाल्व में दिए गए प्लेट विभव के लिए प्लेट धारा अधिकतम होगी जब ग्रिड विभव क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों ट्रायोड वाल्व में दिए गए प्लेट विभव के लिए प्लेट धारा का अधिकतम मान कब होगा, जबकि ग्रिड विभव जो है आपका वो क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि ग्रिड विभव क्या होगा। तो यहाँ पे होगा धनात्मक हो तथा प्लेट विभाग धनात्मक हो, यानी कि ट्रायोड वाल्व में दिए गए प्लेट विभव के लिए प्लेट धारा का अधिकतम मान तभी होगा जबकि आपका जो इसमें धनात्मक होना चाहिए, क्या, ग्रिड विभव जो है ग्रिड विभव धनात्मक होना चाहिए और इसके साथ साथ प्लेट विभव जो है वो धनात्मक होना चाहिए, यानी दोनों को ही धनात्मक होने की कंडीशन में ही ट्रायोड वाल्व में प्लेट विभव उस पर अधिकतम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ट्रायोड वाल्व में संतृप्त धारा की अवस्था में अन्योन्य चालकता क्या है? ट्रायोड वाल्व में संतृप्त धारा की अवस्था में अन्योन्य चालकता जो होगी वो 0 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाल्व के कैथोड पर बेरियम स्ट्रांसियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है, इसका क्या कारण है? जो आपके वाल्व होते हैं वाल्व के कैथोड पर बेरियम स्ट्रांसियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। क्या चढ़ा रहता है? लेप चढ़ा रहता है। तो ये जो लेप चढ़ा रहता है इसका कारण क्या है, इसमें लेप जो लगा रहता है वो क्यों लगा रहता है, यही आपको इसमें पूछा हुआ है। तो आई थिंक आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों कैथोड का तापानिक कार्यफलन जो है वो काफ़ी घट जाता है, तो इसीलिए जो होता है इसमें बेरियम या फिर स्ट्रांसियम का लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल टाइप है। एक डायोड अभिलाक्षणिक वक्र की प्रवणता जो है वो आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻² मिली एम्पियर पर वोल्ट है, ठीक है, MA वोल्ट लिखा है तो ये आपका मिली एम्पियर पर वोल्ट है। डायोड का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध यानी आर आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप इस फार्मूले को बहुत ही अच्छे जानते होंगे। जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, V=IR, ये तो आप सभी जानते होंगे। और चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको दिया क्या क्या है वो आपको लिख लेना सबसे पहले। तो इसमें वक्र की प्रवणता जो है वो आपको 4 × 10⁻² मिली एम्पियर पर वोल्ट दिया हुआ है, यानी I का जो मान है मिली एम्पियर में किसको मापते हैं, धारा को मापते हैं। तो I का मान जो है वो 4 × 10⁻² दे रखा है। और V यानी वोल्ट, तो पर वोल्ट है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे वोल्ट जो है वो पर मिली एम्पियर पर वोल्ट है, तो पर वोल्ट यानी कि पर 1 वोल्ट, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको डायोड का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं, प्रतिरोध को R से लिखते हैं, ठीक है, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको R ज्ञात करना है, तो आपका फार्मूला होता है V, यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, V=I×R होता है, ये हमारा फार्मूला होता है हमारा। हमको ज्ञात करना है R, तो R जब निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा V/I हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या, R V/I पे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमको ज्ञात करना है R V का मान क्या है, V का मान है आपका 1 और I का मान हमने निकाला है कितना, दिया हुआ है जो कि 4 × 10⁻² मिली एम्पियर पर वोल्ट दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मिली एम्पियर वोल्ट दिया हुआ है तो अगर हम इसे एम्पियर में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं किसी भी अगर मिली एम्पियर दिया हुआ है उसको एम्पियर में चेंज करना हुआ है, या फिर मिलीग्राम में दिया हुआ है तो उसको अगर आप ग्राम में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 10⁻³ से भाग देते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, 10⁻³ से भाग देते हैं ग्राम में बदलने के लिए, अगर मिलीग्राम में दिया हुआ है पर यहाँ पे मिली एम्पियर दिया हुआ है तो एम्पियर में चेंज करने के लिए हम 10⁻³ से भाग दे रहे हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे 10⁻² है और यहाँ पे -3 है, यानी 10⁻5 टोटल हो जाएगा, 10⁻5 टोटल हो जाएगा, ठीक है, 10⁻5 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 10⁻5। दोस्तों इतना समझिए कि जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये जो -5 है ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ये आपका 10⁵ जो है वो प्लस में हो जाएगा, और नीचे बाई में क्या था, बाई में हमारा 4 था ना बाई में। तो जब यहाँ नीचे 4 आ गया और ऊपर आपका 10⁵ आ गया, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 100 है, ठीक है, 100 ही है ना। तो जब इसे आप 100 × 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए 10⁵ है तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए सीधे, जो आपका 10⁵ है ना, इसको आप टोटल डिवाइड कर दीजिए 4 से। 4 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका है कितना, 1 देखिए 0 2 0 3 0 4 0 5 0 बाई 4। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 से भाग देंगे तो आपका 25 बार में चला जाएगा, 100 कट जाएगा, और आपका 3 0 जो है वो ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये आपका R का मान आया है, यानी प्रतिरोध का। प्रतिरोध को कैसे मापते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी 25,000 ओम, 25,000 ओम आ गया आपका। दोस्तों आप ये भी जानते होंगे 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होता है, ठीक है, 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होता है। तो उसी प्रकार हम 25,000 ओम को 25 किलो ओम लिख सकते हैं। तो 25 किलो ओम जो आया हमारा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओम के नियम पर ही आधारित है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रयोग में 240 वोल्ट पर एक डायोड में प्लेट पर संतृप्त धारा मिलती है, परंतु एक विद्यार्थी प्लेट धारा की ओर और अधिक बढ़ाना चाहता है, प्लेट धारा जो है उसको और अधिक बढ़ाना चाहता है। यह संभव है यदि
दोस्तों ये संभव तभी है जबकि फिलामेंट की धारा बढ़ाई जाए, फिलामेंट जो है उसकी धारा को बढ़ाई जाए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3 डायोड प्रवर्धक जिनमें से प्रत्येक का वोल्टेज प्रवर्धन जो है वो 10 है। क्या है? 10 है। क्रमागत रूप से जुड़े हैं, इनका नेट वोल्टेज प्रवर्धन क्या होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने भी वाला है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 3 ट्रायोड प्रवर्धक जिनमें से प्रत्येक का वोल्टेज प्रवर्धन 10 है, ठीक है, या फिर क्रमागत रूप से जुड़े हुए हैं, या फिर आपको 3 की जगह पे यहाँ पे 4 दे दे या फिर 2 दे दे, तो क्या करना है आपको? जितना भी यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, 10 का 10 में 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि 10 पावर 3। ठीक है, अगर आपको 4 दिया हुआ है तो 10 टू द पावर 4 जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है मैं आपको फार्मूला बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, अगर यहाँ पे 3 डायोड दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा होता है 3 डायोड, तो उसको आप कोई भी सिंबल से लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ए से लिखते हैं, तो आपका होता है ए इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 डॉट 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 होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम A1 A2 A3 को ही लेते हैं, तो A1 A2 और A3 को लिखेंगे। तो यहाँ पे तीनों का मान जो है 10 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 1000 को जो हमारा 1000 आया है इसको हम 10 टू द पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 टू द पावर जो 3 है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों फाइनली ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपके क्वेश्चंस जो हैं उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उसको 1 से 2 बार वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा।